हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मेराइन इंश्योरेंस का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेराइन इंश्योरेंस का मीनिंग बताया था और कितनी तरह का ये हो सकता है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा, मेराइन इंश्योरेंस की कंडीशंस क्या हो सकती हैं और प्रीमियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मेराइन इंश्योरेंस में प्रीमियम का मतलब प्रीमियम किस तरह से प्रीमियम का रोल होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले मेराइन इंश्योरेंस की कंडीशन से। मेराइन पॉलिसी जो होती है बेसिकली ये समुद्र में होने वाली हानियों से बचाने के लिए इंश्योर्ड के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर शिप के थ्रू होता है, शिप के थ्रू हमारी गुड्स का जो है फ़्लो होता है, तो हमें समुद्री बीमा करवाना एक तरह से मैंडेटरी हम इसको मान सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर रास्ते में कोई भी लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के लिए क्लेम हमें पे कर देती हैं। तो जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी को आपस में जब डिसाइड किया जाता है, जब आपस में इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो कुछ उस पॉलिसी की कंडीशंस होती हैं, कुछ क्लॉजेज होते हैं जिनके बारे में पहले से ही इंश्योरर और इंश्योर्ड का एग्रीड होना ज़रूरी होता है। तो वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो क्या क्या क्लॉजेज हो सकते हैं, तो वो कंडीशन वो क्लॉजेज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्लॉजेज आपको इस स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला रिस्क क्लोज हो सकता है, इसके बाद सेकंड आता है जनरल एवरेज क्लोज, देन उसके बाद है एक्सक्लूजन क्लोज, ट्रांजिट क्लोज और वैल्यूएशन क्लोज हो सकता है। इसके अलावा और भी क्लोजेज हो सकते हैं जिसमें है जो इंक्लूड होते हैं वेवर क्लोज हैं, कॉलिजन क्लोज, कॉन्टिन्यूएशन क्लोज, इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज हो सकता है, स्यू एंड लेबर क्लोज और इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लोज। अब हम वन बाय वन इन सभी क्लोजेज को समझेंगे, इन सभी कंडीशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्लोज है। फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़, इसकी जो पहली कंडीशन है तो वो है रिस्क क्लोज। रिस्क क्लोज बेसिकली क्या होता है, तो रिस्क क्लोज से यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे रिस्क के बारे में बात हो रही है। रिस्क के बारे में, रिस्क क्या हो सकता है, इस क्लोज के अंदर मेंशन किया जाता है कि पॉलिसी जो है किस तरह के रिस्क को कवर करेगी। तो सारे के सारे जो रिस्क होते हैं पॉलिसी के अंदर मेंशन किए जाते हैं। जैसे रिस्क किस वजह से हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, लॉकआउट हो सकता है, या अगर नॉन डिलीवरी होती है, या फ्रेश वाटर या रेन वाटर की वजह से डैमेज हो सकता है, हुक की वजह से डैमेज हो सकता है, टेररिज्म हो सकती है, रोइट हो सकता है, लीकेज की वजह से भी रिस्क हो सकता है, हीटिंग की वजह से, ब्रेकेज की वजह से, सी पेरिल्स हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती हैं। तो ये सारे रिस्क होते हैं जो पॉलिसी के अंडर कवर्ड होते हैं। तो रिस्क क्लोज के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से जो रिस्क है वो पॉलिसी के अंडर कवर होंगे। तो जो भी कवर होंगे तो उनको पॉलिसी के ऊपर लिख दिया जाता है। तो ये सबसे पहला क्लोज है, दैट इज रिस्क क्लोज। सेकंड हम बात करते हैं जनरल एवरेज क्लोज की। तो जनरल एवरेज क्लोज क्या होता है, जनरल एवरेज क्लोज बेसिकली इसमें हम क्या बताते हैं कि जो भी हमारे जितना हमारा लॉस हो सकता है, प्लस हमने अगर लॉस को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट किए हैं तो जो भी हमारे चार्जेस होंगे, जो भी सैलरी चार्जेस होंगे बचाने के लिए, जो भी हमने खर्चा किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एडजस्टेड किया जाता है, वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो भी लॉ होगा, जो भी प्रैक्टिस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिटरमाइन करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है कि अगर रिस्क हो रहा है और हम उसको बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो पॉलिसी के अंदर उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि रिस्क को बचाने के लिए एफर्ट किया जा रहा है। इसमें हम मतलब जो लॉस को अवॉइड करने के लिए कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो होता है उस पॉलिसी के अंडर कवर होता है। तो ये जनरल एवरेज क्लोज का पार्ट है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूजन क्लोज। एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना। तो इस कंडीशन के अंदर, इस क्लोज के अंदर उन सारे रीज़न की लिस्ट होती है जिनको हम पॉलिसी के अंडर कवर नहीं करेंगे। अगर कोई भी क्लेम उनमें से किसी भी एक रीज़न की वजह से अराइज हो जाता है तो जो क्लेम होगा वो पेएबल नहीं होगा।
जनरल क्लॉज में कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, लाइक अगर मिसकंडक्ट की वजह से लॉस हुआ है, या पैकेजिंग इम्प्रॉपर थी, डिले होने की वजह से लॉस हुआ है, या जो ऑर्डिनरी लेक्चर की लीकेज होती है उसकी वजह से लॉस हुआ है, तो इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से लॉस होता है तो उसको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर नहीं किया जाएगा। तो ये है एक्सक्लूजन क्लोज। रिस्क क्लोज के अंदर तो ये बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो पॉलिसी के अंडर कवर किए जाएंगे, और एक्सक्लूजन क्लोज के अंदर बात होती है उन रिस्क की जिनको पॉलिसी के अंडर कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है ट्रांजिट क्लोज। ट्रांजिट मतलब जो रास्ते में होने वाले हैं। तो रास्ते का मतलब क्या, इसमें जो होता है इंश्योरेंस स्टार्ट कब होता है, जैसे ही गुड्स वेयर हाउस से निकलती हैं, जैसे ही गुड्स का वेयर हाउस से आउटफ्लो होता है तो वहीं से इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ट्रांजिट क्लोज की बात करें, मतलब जहाँ पर हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ था, और कब तक ये रहता है, कंटिन्यू कब तक रहता है, जब वो रास्ते में होती है तो उस दौरान भी वो कंटिन्यू रहेगा, और जब उसकी जो डिलीवरी है वो कंसाइनी को हो जाती है या वो अपने फाइनल वेयर हाउस में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर पहुँचते ही मतलब जो जहाँ पर हमें उसको स्टोर करना था, अगर उस प्लेस पर वो पहुँच जाता है तो वहाँ तक जो होता है वो इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस के अंडर रिस्क कवर होता रहता है। मीन्स जब हमने गुड्स को भेजा है, हमने अपने स्टोर से बाहर निकाला है, रास्ते में वो जा रही हैं, अपने लास्ट जो फाइनल वेयर हाउस पर वो पहुंच चुकी है, तो इन बिटवीन अगर कहीं पर किसी भी तरह का लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्लेम प्रोवाइड करेगी, उस रिस्क को कवर करेगी। तो ये ट्रांजिट क्लोज होता है जो रास्ते से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन क्लोज। वैल्यूएशन क्लोज का मतलब है कि वैल्यू का पहले ही डिटरमाइन करना। किसकी वैल्यू का, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसका हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो हमारा शिप या हल भी हो सकता है, कार्गो हो सकता है, तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। और जो वैल्यू होती है वो कोई एक पार्टी उसको डिटरमाइन नहीं करती है, रादर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ये जो वैल्यू होती है वो अग्रीड वैल्यू होती है जिस पर दोनों पार्टीज एग्रीड होती हैं। तो जो क्लेम अमाउंट है वो इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर ये पहले से डिसाइड हुआ कि जो वैल्यू है, रिस्क की जो वैल्यू है वो 20 लाख की होगी, तो जो इंश्योर्ड है वो क्लेम 20 लाख से ज़्यादा का नहीं कर सकता, चाहे लॉस ज़्यादा क्यों ना हुआ हो। तो अगर वैल्यू पहले से डिटरमाइन हो जाती है तो इस क्लोज को हम वैल्यूएशन क्लोज बोलते हैं। तो सबसे पहला हमने रिस्क क्लोज की बात की है, फिर जनरल एवरेज क्लोज आता है, एक्सक्लूजन क्लोज होता है, ट्रांजिट क्लोज हो सकता है, और वैल्यूएशन क्लोज हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ क्लोजेज हैं जिसमें सबसे पहला जो आता है, मतलब हम पहले बात करेंगे वैल्यूएशन क्लोज के बाद प्रीमियम क्लोज की। तो प्रीमियम क्लोज क्या हो सकते हैं, क्लोज भी होता है, तो प्रीमियम क्लोज क्या हो सकता है। प्रीमियम क्लोज का मतलब ये होता है कि जो इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं तो उसका प्रीमियम जो है क्लोज के अंदर मेंशन किया जाता है। ये प्रीमियम पे कब किया जाएगा, जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन हो रहे होते हैं, तो एश्योर्ड उस टाइम पर ही प्रीमियम को पे कर देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इंश्योरर जो है वो किसी भी रिस्क को कवर नहीं करेगा और कोई भी क्लेम वो पे नहीं करेगा। ये एक तरह का प्रूफ होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कि उनमें एग्रीमेंट हुआ है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस क्लोज को हम प्रीमियम क्लोज बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज आता है दैट इज़ वेवर क्लोज। वेवर क्लोज का मतलब क्या है, वेवर क्लोज का मतलब ये है कि जो मेजर्स जो है वो एश्योर्ड ने या इंश्योरर ने गुड्स को लॉस होने से बचाने के लिए किए हैं, गुड्स को सेव होने से बचाने के लिए किए हैं, गुड्स को प्रोटेक्ट करने से बचाने के लिए किए हैं, तो उनको वेवर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर बचाने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं कि जो गुड्स वगैरह हमारी शिप के थ्रू जा रही हैं उनको बचाने के लिए अगर इंश्योर्ड और इंश्योरर ने कोई भी स्टेप लिया है, कोई भी मेथड अगर उन्होंने अगर वो किया है, उन्होंने उठाया है, तो वो वेवर क्लोज के अंदर होता है। मतलब इससे क्या होगा कि अगर वो लोग एफर्ट कर रहे हैं, वेवर का मतलब होता है परित्याग करना, ठीक है, अभी अधित्याग करना कि छोड़ना, तो उसको छोड़ना नहीं है कि हर एक एफर्ट किया जाएगा गुड्स को बचाने के लिए। अगर इंश्योर्ड ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्लेम के लिए हकदार नहीं होता है।
तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो सारे एफर्ट करे कि गुड्स को सेव करने के लिए, कि अगर वो शिप के थ्रू भेज रहा है वो चेक ही नहीं करता, कि लीकेज वगैरह को वो चेक नहीं करता है, उसको प्रॉपरली पहले चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसने चेक नहीं किया है तो वो उसके लिए फिर वो अपने क्लेम नहीं कर पाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम पे नहीं करेगी। तो वो सब वेवर क्लोज के अंदर मेंशन होता है। वेवर क्लोज के बाद हम बात करते हैं कोलिजन क्लोज की। तो कोलिजन क्लोज क्या होता है कि अगर शिप का किसी दूसरे शिप की टकराव होने की वजह से लॉस हो सकता है, तो वो जो है वो कोलिजन क्लोज के अंदर मेंशन किया जाता है, कि इसमें क्लियर कर दिया जाता है कि जो इंश्योरर है तो अब वो उस लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा जो एक शिप का दूसरे शिप से कोलिजन होने की वजह से, टकराव होने की वजह से हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सारा का सारा क्लेम पे नहीं किया जाता, रादर कुछ परसेंटेज जो होती है, लॉस जितना हुआ है उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पे करती हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूशन क्लोज। कॉन्टिन्यूशन क्लोज क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन का मतलब कॉन्टिन्यू रहना। दैट मीन्स अगर जो गुड्स हैं हमारी वो हमारे पोर्ट से निकल चुकी हैं और वोयाज हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन टाइम हमारा एक्सपायर्ड हो चुका है, लेकिन उस कंडीशन में भी जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर हमने एक मिक्स्ड पॉलिसी को लिया है, वोयाज अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, यात्रा हमारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन टाइम हमारा एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि पॉलिसीज बेसिकली 1 ईयर के लिए होती है, लेकिन अगर 1 ईयर तक भी हमारा जो है वोयाज कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल होगी रिस्क के लिए, अगर कॉन्टिन्यूशन क्लोज पर हमारे साइन हुए हैं, अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि अगर जो इंश्योर्ड है उसके मशीनरी वगैरह को कोई भी लॉस हो जाता है, तो अगर उस एसेट को हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें दोबारा से अपने पास दोबारा से हमें उसको लेकर आना है, उसको रिप्लेस करना है, तो जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पे करेगी वो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस अगर कोई फॉरवर्डिंग चार्जेस होते हैं या रीफिटिंग करने के चार्जेस होते हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो इनका सम टोटल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इंश्योर्ड को पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्यू एंड लेबर क्लोज। स्यू एंड लेबर क्लोज का मतलब कि ये इस क्लोज के अंदर क्या मेंशन किया जाता है, इसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो इंश्योर्ड है तो वो हर वो एफर्ट करेगा जिससे लॉस को रोका जा सके, लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर वो इस तरह के एफर्ट करता है जो उसने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किए हैं और इसके लिए वो कुछ मनी स्पेंड करता है, तो उसको जब क्लेम पे किया जाएगा तो उसको ये रीज़नेबल चार्जेस भी पे किए जाएंगे। जो उसने लॉस को कम करने के लिए, लॉस से बचाने के लिए उसने अगर वो खर्चा किया है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम पे करती है, अगर उसने एक्चुअल में ऐसा किया है और वो रीज़नेबल था और वो सही था। लास्ट आता है इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लोज। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन की बात हो रही है, एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। तो इस क्लोज के अंदर ये बताया जाता है कि इंश्योरर जो होगा वो किस लॉस के लिए लायबल नहीं होगा, जो लॉस अगर कंजाइनी के इंसॉल्वेंट होने की वजह से हुआ है या उसने पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है, अगर वो पेमेंट करने में इंश्योर्ड को डिफ़ॉल्ट करता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जिससे इंश्योर्ड को पेमेंट नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती है। तो इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लोज जो होगा कि कंजाइनी अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो इंश्योर्ड को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या क्या हो सकता है कि उसका कुछ फिनेंशियल डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में जो भी लॉस होगा इंश्योर्ड को तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्लोजेज हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो मेराइन इंश्योरेंस के अंदर मेंशन की जाती है, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ का एग्री होना मैंडेटरी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ जो है मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में बताऊंगी। मेराइन इंश्योरेंस में प्रीमियम का क्या रोल होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रीमियम का मीनिंग बताऊंगी और प्रीमियम से रिलेटेड कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस आउट करूँगी। तो वो क्या हो सकते हैं? तो पहले तो हमें प्रीमियम का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। बेसिकली प्रीमियम होता क्या है? वैसे तो हम हर तरह के इंश्योरेंस में इधर वो लाइफ इंश्योरेंस था या हम फायर इंश्योरेंस की बात करें, तो हर एक तरह के इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम के मतलब को समझा है। एक बार दोबारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली प्रीमियम होता क्या है। द प्रीमियम विच मस्ट बी पेड टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू effect इंश्योरेंस कवर, कि अगर हम इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहते हैं तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर्ड फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। तो ये क्या होती है? जितनी वैल्यू के लिए हम इंश्योरेंस लेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज होता है जो हमें प्रीमियम की फॉर्म में पे करना होता है। The cost of the premium amount will increase or decrease in accordance with the insurer estimate. जो प्रीमियम की अमाउंट है वो इंश्योरर के एस्टिमेट के बेस पर इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। तो प्रीमियम को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये पे करना मैंडेटरी होता है। ये इंश्योर्ड की तरफ से पे किया जाता है, इंश्योरर को पे किया जाता है। इंश्योरर के लिए कंसिडरेशन होता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो इंश्योर्ड के रिस्क को कवर कर रहा है, तो उसके लिए उसको प्रीमियम पे किया जाता है। प्रीमियम की जो अमाउंट है वो वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिस्क किस तरह का है, पॉलिसी की टाइप कैसी है, या और क्या वो राइडर लेना चाहता है, कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट वो लेना चाहता है। तो उसके बेस पर प्रीमियम की अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। जब तक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिल जाता है तब तक वो किसी भी तरह के रिस्क के लिए लायबल नहीं होती है, तब तक वो किसी भी तरह के रिस्क के को पे के लिए वो क्लेम पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। इंश्योर्ड किसी भी तरह के क्लेम नहीं कर सकता है, उसके पास किसी भी तरह का राइट नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है जो हमें गिवन है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 64 वीबी में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं नो इंश्योरर शैल अज्यूम एनी रिस्क इन इंडिया in respect of any insurance business on which premium is not ordinarily payable outside India unless and until the premium payable is received by him। जब तक इंश्योरर को प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती है तब तक वो किसी भी तरह के रिस्क के लिए लायबल नहीं होता। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है कि इंश्योरर को जब तक प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती है तब तक वो किसी भी तरह के रिस्क के लिए लायबल नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज रिस्क फॉर विच प्रीमियम कैन बी असरटेन्ड इन एडवांस। अगर हम किसी रिस्क के लिए प्रीमियम को एडवांस में में असरटेन कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। द रिस्क में बी अज्यूम्ड नॉट अर्लियर देन द डेट ऑन विच द प्रीमियम हैज़ बीन पेड इन कैश और बाय चेक टू द इंश्योरर। तो अगर हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रीमियम कितना पे होना चाहिए, कितना लास्ट में कितना लॉस हो सकता है, तो जब तक प्रीमियम पे नहीं किया जाता तो उस डेट से पहले इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए लायबल नहीं होती है। अगर प्रीमियम को हम डिसाइड कर सकते हैं, एडवांस में उसका असरटेनमेंट हो सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है जिस डेट को प्रीमियम पे कर दिया जाएगा तो उसके बाद ही वो लायबल होती हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एनी रिफंड ऑफ प्रीमियम विच में बिकम ड्यू टू एन इंश्योर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द cancellation of a policy or alteration in its terms and condition or otherwise shall be paid by the insurer directly to the insured। कि अगर कोई पॉलिसी कैंसिल कर दी जाती है या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी तरह के ऑल्ट्रेशंस आते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो इंश्योरर है डायरेक्टली इंश्योर्ड को प्रीमियम की अमाउंट को रिफंड कर देगा। तो रिफंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? वेयर एन इंश्योरेंस एजेंट कलेक्ट ए प्रीमियम ऑन ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एन इंश्योरर। कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरर के बिहाफ पर पॉलिसी के प्रीमियम को कलेक्ट करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? ही शैल डिपॉजिट विद
और डिस्पैच बाय पोस्ट टू द इंश्योरर। या तो वो द इंश्योरर द प्रीमियम सो कलेक्टेड इन फुल विदाउट डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन विद इन 24 आवर। तो वो क्या करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, या तो इंश्योरर के पास उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, अगर वो दूर है तो उसको डिस्पैच करना पड़ेगा बाय पोस्ट, जितना भी प्रीमियम उसने कलेक्ट किया है, लेकिन उसमें से अभी वो अपने कमीशन को डिडक्ट नहीं करेगा, और वो प्रीमियम मिलने के विद इन 24 आवर उसको ये करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीमियम से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिफंड ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम को रिटर्न करना। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिस कंडीशन में प्रीमियम को रिफंड किया जाता है, प्रीमियम को रिटर्न कर दिया जाता है। तो पहला जो केस है, जो फर्स्ट केस है दैट इज़ एनफोर्समेंट ऑफ रिटर्न। ये अंडर सेक्शन 82 आता है। तो इसके अंदर क्या है कि जब जो प्रीमियम है, ठीक है, उसको रिटर्न कौन कौन से केसेस में हो सकता है, प्रीमियम को कौन से केसेस में रिटर्न किया जा सकता है। अगर पहला केस क्या है, इट मे बी रिकवर्ड बाय द एश्योर्ड फ्रॉम द इंश्योरर इफ ऑलरेडी पेड, कि अगर हमने प्रीमियम को ऑलरेडी पे कर दिया है तो उस कंडीशन में जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरर से वापस ले सकता है। सेकंड आता है कि अगर हमने अभी तक पे नहीं किया है, प्रीमियम को पे नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो इंश्योर्ड अपने पास रख सकता है, तो प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड जो आता है रिटर्न बाय एग्रीमेंट। अगर पॉलिसी के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट होने पर प्रीमियम के अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा और वो स्पेसिफिक इवेंट हो जाती है, तो प्रीमियम की अमाउंट जो होती है वो इंश्योरर के थ्रू इंश्योर्ड को वापस कर दी जाती हैं। लास्ट केस आता है रिटर्न फॉर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। इसमें सेक्शन 84 के अंदर ये मेंशन है। अगर क्लोज के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कंसिडरेशन को पे करने में सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसको प्रीमियम को रिफंड करना होगा, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि कंसिडरेशन को पे नहीं कर पा रही है तो उस केस में रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रीमियम को रिफंड करे। अगर एश्योर्ड ने किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया है, वो सही क्लेम कर रहा है, और प्रीमियम को पे करने में अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्लेम को पे करने में अगर इंश्योरेंस कंपनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में जितना प्रीमियम उसको रिसीव हुआ था तो वो सारा का सारा प्रीमियम उसे एश्योर्ड को रिटर्न करना होगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर प्रीमियम को रिटर्न करना एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।